स्वर्ण जातियों और 2 अवर्ण जातियां अर्थात आदिम जातियों तथा जरायम पेशा जातियों के बीच जो संबंध है वह उस संबंध से अलग है जो स्वर्ण जातियों और प्रथम 2 अवर्ण जातियों के बीच विभेद जाति भाई तथा मित्रों जैसे हैं। दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण और सम्मानजनक शर्तों पर संपर्क हो सकता है। स्वर्ण जातियों और अस्पृश्यों के बीच विभेद अलग तरह का है। यह विभेद 2 विजातीय और विरोधी समूहों के बीच का विभेद है। वहां सम्मानजनक शर्तों पर मैत्रीपूर्ण संपर्क की कोई संभावना नहीं रह जाती है। इस विभेद का क्या महत्व है? इसका आधार क्या है? भले ही विभेद निश्चित है लेकिन इसके आधार की व्याख्या नहीं की गई है, किंतु यह लगता है कि विभेद का आधार वैसा ही है जैसा कि द्विजों और शूद्रों के बीच का आधार है। शूद्रों की तरह अवर्ण जातियां भी द्विज वर्गों में नहीं आती। वे द्विज नहीं होते और उन्हें यज्ञोपवीत धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। इससे भी 2 तथ्य बाहर आते हैं जिनकी अक्सर अनदेखी कर दी जाती है। पहला तथ्य यह है कि स्वर्ण शाखा की शूद्र जातियों और अवर्ण शाखा की आदिम तथा जरायम पेशा जातियों के बीच बहुत मामूली सा अंतर है। दोनों ही स्पर्शीय हैं और दोनों ही द्विज वर्ग में नहीं आती। यह अंतर सांस्कृतिक अंतर है, जैसा कि सांस्कृतिक और ठेठ बर्बर के मध्य होता है, किंतु अंतर मात्रा भेद का है। यह सांस्कृतिक अंतर साफ करने के लिए हिंदुओं ने एक नई शब्दावली गढ़ी है जिसमें शूद्रों के 2 वर्ण माने जाते हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला सतशूद्र या सुसंकृत शूद्र, दूसरा शूद्र। शूद्रों के प्राचीन वर्ग को उसने सतशूद्र अथवा सुसंकृत शूद्र कहा है और आदिम जाति के साथ उन लोगों के लिए शूद्र शब्द का इस्तेमाल किया जो हिंदू सभ्यता की परिधि में आ गए थे। नई शब्दावली से तात्पर्य यह है कि शूद्रों के अधिकारों और कर्तव्यों में कोई अंतर है। विभेद केवल यह है कि कुछ शूद्र द्विजों के साथ सहजीवन के लिए उपयुक्त हैं और कुछ कम उपयुक्त हैं। अवर्ण जातियों का आपस में किस प्रकार का संबंध है? क्या वे सिर्फ जातियों के समूह हैं या उनके बीच कोई वर्ग विभेद है? निश्चय ही केवल जातियों के समूह है अथवा अवर्ण जातियों के इस समूह में वर्ग विभेद है, लेकिन इस बारे में कुछ संदेह हो सकता है कि आदिम जातियां और जरायम पेशा जातियों के बीच कोई वर्ग विभेद है या नहीं। संभव है कि यह अंतर अत्यधिक कमजोर है, परंतु इसमें कोई शक नहीं है कि आदिम जातियां व जरायम पेशा जातियों और अस्पृश्यों के बीच स्पष्ट और व्यापक वर्ग भेद है। पहले 2 के मन में यह एकदम साफ धारणा है कि अवर्ण जातियों को इस समूह में उच्च जातियां हैं और अस्पृश्य निम्न स्तर की जातियां हैं। अब तक की गई इस चर्चा से यह बात सामने आता है कि हिंदू समाज संगठन की 3 विशिष्टताएं हैं जो निम्नलिखित है। पहला जाति, दूसरा जातियों का कर्म, तीसरा जाति व्यवस्था को भेदती हुई वर्ग व्यवस्था। इसमें कोई शक नहीं है कि यह ढांचा बहुत ही जटिल है और इसके ताने बाने का अंग ना है। उसके लिए अपने मन में इस बारे में यह तस्वीर बना लेना शायद आसान ना हो। यह संभव है कि इसे एक डायग्राम की मदद से समझा जा सकता है। नीचे मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाने की कोशिश की जिससे मेरा विचार है कि यह हिंदुओं के इस सामाजिक ढांचे की कुछ झलक दिखा सकता है। क ग ढ छ। स्वर्ण हिंदू, स्वर्ण हिंदू, स्वर्ण हिंदू जातियां, स्वर्ण जातियां, स्वर्ण जातियां। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग। उच्च जाति के निम्न जाति, आदिम जाति, स्पर्श्य। द्विज ब्राह्मणों, क्षत्रियों के शूद्र चौथे वर्ण, जरायम पेशा जातियां। वैश्यों के 3 वर्णों अर्थात शूद्रों से उत्पन्न जातियां, उत्पन्न जातियां। उपरोक्त डायग्राम हिंदुओं की वर्ग जाति व्यवस्था को प्रस्तुत करता है। इसमें उनके सामाजिक संगठन का ही सही और पूरी तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है। वह उसके अनेक महत्वपूर्ण लक्षणों को प्रस्तुत करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदुओं की 2 शाखाएं हैं जो निम्न है। पहला स्वर्ण हिंदू, दूसरा अवर्ण हिंदू। पहली शाखा स्वर्ण हिंदुओं में जातियों के 2 वर्ग हैं। पहला द्विज, दूसरा शूद्र।
दूसरी शाखा अवर्ण हिंदुओं में जातियों के दो वर्ग हैं। पहला आदिम और जरायम पेशा जाति, दूसरा अस्पृश्य जाति। हर जाति का अपना एक घेरा होता है और वह बाकी से भिन्न होती है। इस बात का डायग्राम मैं नहीं दर्शा सकता। जातियों के चारों वर्गों में से हर एक का समूह है और उसे एक घेरे में रख दिया गया है। घेरे की यह रेखा जाति को वर्ग में बांटती है तथा उसे दूसरे वर्ग से अलग भी करती है। जाति का वर्ग जाति जितना संगठित नहीं होता, किंतु उस जगह वर्ग की भावना होती है। अगली बात ध्यान देने योग्य यह है कि किस आधार पर इस घेरे का निर्माण हुआ। ये अनेक है और कुछ स्थायी है तथा कुछ अस्थायी। द्विज जातियों और शूद्र जातियों के बीच कोई विभाजन नहीं है, वह तो सिर्फ पर्दा भर है तथा इसका उद्देश्य विभाजन नहीं बल्कि उन्हें अकेले रखना है। पहली दो अवर्ण जातियों और शूद्र जातियों के बीच विभेद एक नियमित विभाजन है, किंतु वह कमजोर भी है तथा कम भी है। उसे लांघा जा सकता है और यह विभाजन दोनों को अलग करता है, लेकिन पूरी तरह से पृथक नहीं करता। पर इन तीन वर्गों तथा स्पर्शियों के बीच विभाजन वास्तविकता विभाजन है और उसे हटाया नहीं जा सकता। वह कटीले तार की बाड़ जैसा है जिसका उद्देश्य स्पष्टता लगाव करना होता है। यह बात दूसरे तरीके से भी व्यक्त की जा सकती है कि प्रथम तीन घेरे इस घेरे से रखे गए हैं कि वे एक दूसरे के भीतर है। द्विजों और शूद्र जातियों के बीच पहले विभाजन को हटाया जा सकता है तथा वे दोनों विभिन्न घेरों के बजाय एक घेरे में रखे जा सकते हैं। इसी तरह से दूसरे विभाजन को हटाया जा सकता है और उस दशा में द्विज, शूद्र, आदिम तथा जरायम पेशा जातियां यदि इकाई नहीं है तो एक समूह बना सकते हैं और एक ही घेरे में रह सकते हैं। लेकिन तीसरे विभाजन को कभी भी हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि जातियों के ये तीनों वर्ग एक मुद्दे के बारे में एकमत है कि वे कभी भी स्पर्शियों के साथ लोगों की एक इकाई के रूप में एक नहीं होंगे। यह एक जघन्य बाधा है जो स्पर्शियों को शेष से अलग करती है तथा उन्हें अलग थलग होने के लिए विवश करती है। ऊपर दिए गए डायग्राम में जातियों के अलग अलग वर्गों को एक दूसरे से ऊंचा दिखाया गया है। ऐसा ऊंच नीच के क्रम को साफ करने के लिए किया गया है, जो जाति व्यवस्था एक प्रमुख लक्षण है। मैंने स्वर्ण जातियों के दो वर्गों को उच्च वर्ग की जातियां और निम्न वर्ग की जातियां कहा है, किंतु मैंने अवर्ण जातियों के अन्य दो वर्गों को निम्न वर्ग की जातियां और निम्नतम वर्ग की जातियां नहीं बताया। सामान्य सामाजिक क्रम में बिना संदेह के वे निम्नतर और निम्नतम है, किंतु एक अन्य दृष्टि से यह सही नहीं होता। उच्च, निम्न, निम्नतर तथा निम्नतम के शब्दों के समूह से ध्वनि के रूप में यह प्रकट होता है कि वे एक पूरी इकाई के अंग हैं। लेकिन क्या अवर्ण जातियां और स्वर्ण जातियां एक पूरी इकाई के अंग हैं? वे नहीं हैं। जिस समय वर्तमान जाति व्यवस्था की जननी वर्ण व्यवस्था की योजना बनाई गई तो आदिम तथा जरायम पेशा जातियां विचाराधीन नहीं थीं। इसलिए वर्ण व्यवस्था के नियमों में उनके दर्जे और स्थान के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, किंतु स्पर्शियों के विषय में ऐसी स्थिति नहीं है। वे वर्ण व्यवस्था के समय विचाराधीन थे। स्पर्शियों से जुड़े वर्ण व्यवस्था के नियम एकदम साफ और सटीक हैं। हिंदू विधान के निर्माता मनु ने अपने नियम में कहा है कि वर्ण केवल 4 हैं और 5वां वर्ण नहीं होगा। गांधी जी के स्पर्शता निवारण आंदोलन में जो सुधारक उनके समर्थक हैं, वे मनु की व्यवस्था को एक नया अर्थ देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि मनु को गलत समझा गया है। मनु के मुताबिक कोई 5वां वर्ण नहीं है और इसलिए उनका मंतव्य स्पर्शियों अर्थात शूद्रों के 4थे वर्ण में शामिल कर लेना था। लेकिन यह तो एकदम साफ उल्टी व्याख्या है। मनु का आशय था कि मुख्य रूप से 4 वर्ण और वे 4 ही बने रहने चाहिए। वह स्पर्शियों को उस भवन में प्रवेश दिलाने को तैयार नहीं थे जिसे प्राचीन हिंदुओं ने वर्ण व्यवस्था में विस्तार कर उसे 5 वर्णों के लिए बनाया गया था। मनु ने जब यह कहा कि 5वां वर्ण नहीं होगा, तब उनका यही अर्थ था जो नाम उन्होंने स्पर्शियों को दिया है उससे यह साफ हो जाता
कि यह वही चाहते हैं कि स्पर्शियों हिंदू समाज व्यवस्था से बाहर ही रहें। उन्हें वर्ण ब्राह्मण अर्थात वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग कहा गया है। आदिम व जरायम पेशा जातियां और स्पर्शियों के बीच यही विभेद है। आदिम व जरायम पेशा जातियों के विरुद्ध हिंदू समाज में प्रवेश के लिए कोई निश्चित वर्जना नहीं है। वे कालांतर में उसके सदस्य बन सकते हैं। अभी तो वे हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं तथा उसके बाद वे उसमें मिल सकते हैं और उसका अंग बन सकते हैं, किंतु स्पर्शियों की स्थिति अलग है। हिंदू समाज में उनके विरुद्ध निश्चित वर्जना है। उनमें सुधार नहीं किया जा सकता। उन्हें अलग थलग ही रखना होगा और वे हिंदू समाज का हिस्सा नहीं बन सकते। स्पर्शीय हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है, वे केवल उसके अंग मात्र है। हिंदुओं और स्पर्शियों के बीच के संबंध की व्याख्या सनातनी हिंदुओं के नेता एनापुरे शास्त्री ने बंबई के एक सम्मेलन में की है। उनका कहना है कि हिंदुओं के साथ स्पर्शियों का संबंध वैसा ही है जैसा किसी मनुष्य का अपने जूतों के साथ होता है। इस प्रकार देखे तो यह कहा जा सकता है कि वह मनुष्य के साथ है और वह मनुष्य के हैं, किंतु वह उसके शरीर का अंग नहीं। जिन दो चीजों के किसी इकाई से अलग कर दिया जाता है, फिर उन्हें उस इकाई का अंग नहीं माना जा सकता। लेकिन जो कुछ भी हो, यह उपमा है बहुत सटीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह आखिरी भाग था। उम्मीद है आप लोगों को यह काफी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।